ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वास्थ्य श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे इस समय चल रहे एक नए संक्रमण मंकी पॉक्स के साथ ही कोरोना, उसकी वैक्सीन और साथ साथ आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य विषयों पर। जहां एक और इस महामारी ने भारत में दस्तक दे दी है, राजधानी में कल मंकी पॉक्स संक्रमण के चौथे मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में अब 9 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने संक्रमण से बचने के लिए डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जारी की है। विश्व में 60 से भी ज्यादा देशों में 16,000 से ज्यादा लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। श्रोताओं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गई हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रूपाली, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर रूपाली से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर रूपाली, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं मंकी पॉक्स से। और जैसा कि अगर हम देखें तो देश में करीब 9 लोगों में इससे संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और लोगों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं इस बीमारी को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे मंकी पॉक्स का संक्रमण क्या है, क्या लक्षण है इस बीमारी के? जी बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ जी, मंकी पॉक्स भी कोरोना वायरस की तरह ही एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब ये प्राइमरीली जो है एनिमल्स में देखी जाती है, खासतौर से रोडेंट्स में, यानी कि जैसे कि आपका रैट्स हो गए, माउस, रैट्स, रोडेंट्स में। तो ये जो बीमारी है असली में ये रोडेंट्स को बिलोंग करती है, बट एक्सीडेंटली कभी कभी ये मंकीज एंड उसके बाद एक्सीडेंटली ये ह्यूमन बींग्स में भी देखी जाती है। और इसका सबसे मुख्य कारण जो फैलने का है वो है क्लोज कॉन्टैक्ट। तो अगर आप इस तरह के एनिमल्स से क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं या इस तरह के कोई ऐसे व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं जिसको कि इस बीमारी के लक्षण हैं या इसका संक्रमण है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। डॉक्टर रूपाली, जैसे चूंकि आपने बताया कि इससे एनिमल से ह्यूमन में संक्रमण, जिसको हम जीनोटिक भी कह सकते हैं, तो क्या जो पेट एनिमल्स होते हैं उससे भी इस बीमारी के फैलने का खतरा होता है? जी बिल्कुल। देखिए, ये अभी एस्टैब्लिश नहीं है कि पेट एनिमल्स जैसे कि डॉग्स या कैट्स के थ्रू भी मंकी पॉक्स ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि जो इसका प्राइमरी जो होस्ट है वो इसका रोडेंट्स है जी, जो और उसके बाद ये मंकीज में आता है एंड कभी कभी जैसे मंकीज में आता है उसी तरह से ये ह्यूमन बींग्स में भी आ सकता है, एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स। और उसके बाद ये लोगों में जो है आपस में एक दूसरे से फैलता है। तो आप या तो आप उस तरह के किसी जानवर के आप उसमें आते हैं संपर्क में, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। पेट्स के लिए अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये एस्टैब्लिश नहीं है कि हाउस होल्ड पेट्स के थ्रू भी ये संक्रमण फैलता है। जी। और डॉक्टर रूपाली, जैसे अगर हम देखें तो कोविड के केस में जैसे कि जिस तरह से कोविड स्प्रेड होता है, हम देखें तो कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो यहाँ पर क्या सांस के जरिए या हम ये कह सकते हैं स्पुटम के जरिए या टच से किस चीज से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलता है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक ये स्टैब्लिश नहीं है कि ये हवा के थ्रू फैलता है, बट जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होती हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, उनके थ्रू ये क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति जिसको संक्रमण है और उससे 2 मीटर की दूरी के अंदर 3 घंटे से ज्यादा उसके साथ अगर आपने समय बिताया है, तो चांसेस हैं कि आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो सकता है, उसके अलावा
आपको अगर एक क्लोज कांटेक्ट किसी बॉडी फ्लूइड से या सेक्सुअल कांटेक्ट, वो भी एक तरीका है जिससे कि ये आदमी को में एक दूसरे से फैलता है। जी, इसके क्या मंकी पॉक्स के मुख्य लक्षण हैं? किसी व्यक्ति को कब समझ में आता है कि उसे मंकी पॉक्स जैसे वायरल इन्फेक्शन का खतरा हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो शुरुआती लक्षण की अगर मैं बात करूं तो मंकी पॉक्स के लक्षण भी वैसे ही हैं जैसे कि बाकी वायरल इलनेसेस के होते हैं। बुखार होना, बदन टूटना, दर्द होना, बहुत कमजोरी महसूस होना, ये जैसे किसी और वायरल फीवर में देखते हैं आप इसमें भी देख सकते हैं। बट इसके अलावा एडिशनली जो खास चीजें हैं, एक तो इसमें रैशेस देखे जा सकते हैं और स्वोलन लिम्फ नोड्स यानी कि जो आपकी गिल्टियां होती हैं उनमें सूजन देखना, तो गांठें बन जाना एक इसका स्पेसिफिक फीचर है। और आपको रैशेस होना जो कि मुंह से शुरुआत होके हाथ पैर और बाकी जगह पर भी देखे जा सकते हैं। तो रैश और ये होना ये एक पेक्यूलियर फीचर है जो कि हम हर कोरोना के मरीज में नहीं देखते हैं या बाकी हर वायरल इलनेस में हम हो सकता है ना देखें। तो डॉक्टर रूपाली, हम ये कह सकते हैं जैसे कि कोविड के केस में था कि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक भी रहते थे या सिम्टम्स आते थे तो उसके बाद उसके एक आम वायरल जैसे सिम्टम्स थे, पर यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो अगर इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस को हम देखें मंकी पॉक्स की, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति में मंकी पॉक्स की ही लक्षण है। जी बिल्कुल, देखिए बट किसी भी वायरल इलनेस में कुछ एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन होना कभी भी हमेशा पॉसिबल है। उस चीज की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो हो सकता है आपने ये सब क्लिनिकली ही आपका इन्फेक्शन रह जाए। बट अधिकतर लोगों में ये कुछ लक्षण देखे जाते हैं और वो भी एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लक्षण होते भी हैं तो भी ये 2 से 4 हफ्ते के अंदर सभी चीजें सेटल कर जाती हैं और 3 हफ्ते के लगभग आपको आइसोलेशन का पालन करना चाहिए अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं जो आपको लगता है कि मंकी पॉक्स हो सकता है। बट आज की तारीख में अगर हम बात करें एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है या नहीं होता, दावे के साथ कहना मुश्किल है, इसका एविडेंस अभी हमारे पास नहीं है। तो अभी तो जो भी हम इन्फेक्शन मानते हैं वो सिम्टम्स के साथ ही मानते हैं। जी, और डॉक्टर रूपाली, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया तो इस बीमारी को पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगता है? जी बिल्कुल, देखिए 2 से 4 हफ्ते, यूजुअली 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही जो जितने अधिकतर लक्षण है, खासतौर पे जो रैश है वो ठीक हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं या आपको मंकी पॉक्स की बीमारी है तो आपको लगभग 3 हफ्ते तक कोशिश करनी है कि आपको दूसरे लोगों से दूर रहना है और अपने आसपास वाले लोगों को बचाना है। जी, और डॉक्टर रूपाली, इस समय हम ये कह सकते हैं कि बरसात का मौसम है और आपकी आवाज से भी लग रहा है कि कुछ आपको भी हल्का इन्फेक्शन हो गया है। तो हम इसके अलावा दूसरे वायरल इन्फेक्शंस की भी बात करते हैं, क्योंकि आजकल के मौसम में जब इस तरह की चीजें चल रही हैं तो वायरस जो हैं वो वायरसेस काफी एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों में इन्फेक्शन हो जाता है। पर चूंकि जिस तरह का दौर चल रहा है, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वो मंकी पॉक्स की बात हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा की बात हो, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो हमें वायरल ही इन्फेक्शन है, या हम कैसे मतलब ये समझें, या क्या लोगों को करना चाहिए अगर उन्हें इनिशियल फीवर आता है, इस तरह का थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या तुरंत जांच करानी चाहिए या क्या उनका एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात की ये डिफरेंशिएट करना कि ये कोरोना वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस है या किसी और वायरस की वजह से है, तो ये अधिकतर मरीजों में इसकी जरूरत नहीं है। अगर ज्यादातर जो वायरल इलनेसेस हैं वो सेल्फ लिमिटेड होती हैं, तो अगर 3 से 4-5 दिन के अंदर अगर आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये जानने की जरूरत है कि ये कोरोना से था कि या इन्फ्लुएंजा से था, क्योंकि ये कोई सेल्फ लिमिटेड इलनेस है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम्स हैं या 5 दिन के अंदर आपके 3 से 5 दिन में आपके सिम्टम्स में रिलीफ ना महसूस होकर फीवर और तेज हो जाता है, आपको कोई सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है या कोई और अनयूजुअल सिम्टम्स अगर आपको होते हैं, तो आपको जो भी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है
वहां जाके सहायता लेने की जरूरत है। जी, और इस तरह से अगर हम देखें तो मॉनसून के सीजन में होने वाली दूसरी बीमारियां, चाहे हम डेंगू की बात करें या चिकन पॉक्स की बात करें, इस तरह की बीमारियां भी काफी आम हो जाती हैं सीजन में। जी बिल्कुल, डेंगू, मलेरिया, ये एक इलनेस वाला एक जो पीरियड जो वो हम बोलते हैं वो होता है। साल का जो सबसे ज्यादा एडमिशन होना, अस्पतालों में भीड़ होना, मरीज बीमार होना, बुखार होना, वो सबसे ज्यादा अगस्त से लेके अक्टूबर के पीरियड में देखा जाता है, अराउंड दिस मानसून पीरियड। इस टाइम पे आप स्पेशल ख्याल रखें कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप कोशिश करें घर में बाकी लोगों को और जितने लोगों को आप बचा सके बचाएं, अपने हाथों को धोते रहें, अपने मास्क को पहने रखें, सिम्टम्स है तो दूसरे लोगों से बच के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। किसी भी वायरल इलनेस या किसी भी और संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज है। इसके अलावा मच्छरों से बचना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी जानते हैं मलेरिया, डेंगू, इस तरह की सभी बीमारियां जो है मॉस्किटो के थ्रू फैलती हैं। तो हम कोशिश करें कि आसपास पानी ना इकट्ठा हो, मॉस्किटो ब्रीडिंग स्पेसेस ना हो, ताकि इस तरह की जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस हैं हम उनसे बच सकें। और फुल कपड़े पहने, हाथ पैरों को ढक के रखें, बच्चों को ढक के रखें। अगर मॉस्किटो ज्यादा है तो नेट्स का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, तो वो बहुत जरूरी है। जी, और डॉक्टर रूपाली, देश में आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव इस समय मनाया जा रहा है और सरकार ने इसके उपलक्ष्य में जो प्रिकॉशनरी डोज है उसे 15 जुलाई से 75 दिन तक सभी सरकारी केंद्रों पर फ्री में लगाने के लिए लोगों को ये सुविधा दी है। तो आप क्या कहेंगी और कितनी इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशनरी डोज लगवाना? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो हमारी सरकार है वो ऑनगोइंग प्रयास एक कर रही है कि कोविड-19 पेंडेमिक को फाइट करने के लिए। अभी आज की तारीख में अगर हम बात करें तो भले ही केसेस उतने ज्यादा नहीं हैं, पर अभी भी कुछ जगह पे कोविड-19 के केसेस हो रहे हैं, तो हमें हमेशा एक बचाव की स्थिति में अभी भी रहने की जरूरत है। तो अगर मैं बात करें, जैसे आपने कहा क्या इम्पोर्टेंस है प्रिकॉशनरी डोज की, अगर खास तौर से जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त लोग हैं, जिनको अलग से शुगर, बीपी, ऐसी कोई भी बीमारी है, खास तौर से उन लोगों को बहुत जरूरत है इस प्रिकॉशनरी डोज की। और इवेंचुअली धीरे धीरे करके हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ में प्रिकॉशनरी डोज देंगे, एक एडिशनल एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी कम्युनिटी में, और ट्रांसमिशन जो थोड़ा थोड़ा ट्रांसमिशन हो रहा है केसेस का, वो भी हम रोकने में हेल्प कर पाएंगे। जी हाँ, और बहुत सारे लिसनर्स डॉक्टर रूपाली हमसे जुड़ रहे हैं, और जो लोग अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज की इस स्वास्थ्य श्रृंखला कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112341764 पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और पहली कॉल लेते हैं बड़ौद से महेश शर्मा जी की। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी, बताइए कैसे हैं आप? साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। हाँ जी नमस्कार। जी महेश जी बताएं। मैं जानना चाहती हूँ, मंकी पॉक्स जो है हमेशा बताते हैं जानवरों से आया है, ये बताओ जो घर में कुत्ता या बंदर पालते हैं क्या उससे भी हमें खतरा है, ये बताने की कृपा करें। जी और डॉक्टर रूपाली, आपने हालांकि पहले इस सवाल का जवाब दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चूंकि ज़ूनोटिक डिजीज है, तो लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत लाजमी है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्राइमरली जो इसका होस्ट है वो है रोडेंट, यानी कि रैट, स्क्विरल्स, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, तो प्राइमरली ये उसमें रहता है। इसके अलावा मंकीज में देखा जाता है, एप्स में देखा जाता है। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू डेफिनेटली इसका ट्रांसमिशन देखा गया है। बट जो हाउस होल्ड पेट्स है, यानी कि डॉग्स या कैट्स, उनके थ्रू अभी ये, या जैसे आपकी केटल है, अभी ये एस्टैब्लिश नहीं है। बट हो सकता है समय के साथ अगर हमें कुछ और चेंजेस मिले या देखने को मिले तो वो हमें समय ही बता पाएगा। हेलो। जी हाँ डॉक्टर रूपाली, आपने ये जो बातें बताई, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हमारे लिसनर्स
आपके पास जितनी भी शंकाएं होंगी वो इससे जरूर दूर हो गई होंगी। और हम बात कर रहे थे कि मॉनसून में होने वाले वायरल इन्फेक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर आपको किसी को इन्फेक्शन होता है तो, और जैसा कि वायरल डिजीज के बारे में कहा भी जाता है कि अगर आप इससे ट्रीट करेंगे तो इट विल टेक 1 वीक, इफ यू डोंट टेक इट विल टेक 7 डेज। तो वो वाली बात होती है। पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अक्सर वायरल होने पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से उनके अंदर रेजिस्टेंस की एक प्रॉब्लम जो है वो काफी बढ़ती जा रही है। और आप जैसे चिकित्सकों के लिए वो एक चैलेंज हो जाता है कि नहीं अब क्या दें, क्योंकि ऑलरेडी ये 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स खा कर आए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को रेज किया है कि वायरल इलनेसेस में भी लोग इनएडवर्टेंटली एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ओवर द काउंटर करते हैं। वो जो आपके फार्मासिस्ट हैं या जो फार्मास्यूटिकल स्टोर्स हैं उनसे जाके वो अच्छी एंटीबायोटिक लेके उनका मिसयूज करते हैं। तो इस माध्यम के थ्रू मैं आप सभी से ये बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप इसका ना करें, क्योंकि उससे आप ही के लिए नुकसान है और न केवल आपके लिए, आपके आसपास वाली सभी लोगों के लिए नुकसान है। क्योंकि अगर आप इस तरह से एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करेंगे तो वो जो कीटाणु हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे इन एंटीबायोटिक्स के लिए। तो जब आपको एक्चुअल जरूरत होगी, आपके आसपास के लोगों को एक्चुअल जरूरत होगी, तो ये दवाइयां काम नहीं करेंगे। और वायरल इलनेसेस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। 3 से 5 दिन से ज्यादा अगर फीवर है तो हमें लगता है या तो कोई और कारण है फीवर का या कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तब उन केसेस में हम एंटीबायोटिक देना कंसिडर करते हैं। बट उससे पहले खुद से आपको फीवर होते ही एंटीबायोटिक ले लेना, ये चीज ठीक नहीं है। कम से कम 3 से 5 दिन तक आपको उस चीज का इंतजार करना चाहिए और एक डॉक्टर की गाइडेंस के बाद ही आपको एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। जी। और लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी, मैम को भी नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आजकल ये मंकी पॉक्स पे हमारा ध्यान चला गया है, तो ऐसा ना हो कि हम कोरोना से ज्यादा संक्रमित हो जाए लोग, तो ये जानना चाह रहा था। जी, तो अब लोगों का ध्यान कोविड से हटकर मंकी पॉक्स की ओर जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो कोविड की सावधानी थी उसे तो हमें रखनी ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ सिमिलरिटीज भी जैसा कि डॉक्टर साहब दिखती है कि जो हमें प्रिकॉशंस हैं वो ऑलमोस्ट दोनों बीमारियों में एक जैसी हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे अभी सिद्धार्थ जी मैंने पहले भी कहा, सभी वायरल इलनेसेस के लिए प्राइमरीली यही प्रिकॉशंस हैं कि आपको अगर सिम्टम्स हैं तो आपको नाक मुंह ढक के रखना है, डिस्टेंस को बना के रखना है, बाहर लोगों से कम मिलना है, आइसोलेशन में रहना है और हाथों को धोते रहना है। जी, और अब रुक करते हैं ईस्ट इंडिया का और बात करते हैं उड़ीसा से विश्वजीत से। हेलो विश्वजीत जी, नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैम को भी मेरा नमस्कार। अच्छा, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि अभी एपिसोड में इसी एपिसोड में बताया कि मस्कीटो से ये फैल सकता है। तो जी, किस बीमारी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मस्कीटो मच्छर की बीमारी, इन्फेक्शन जो हो गया मच्छर से, तो उसके बारे में अभी तो बारिश की सीजन है, बारिश मतलब कि मानसून के सीजन में हम मतलब कि सावधान मस्कीटो से कैसे ले, मतलब कि जान के मतलब जाने के चांसेस होते, जैसे कि अभी मैम ने बताए थे, तो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानना चाहता था। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपको एक चीज और मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर रूपाली की, अक्सर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनका इतना बड़ा योगदान है हमारी सोसाइटी में कि वो अक्सर मरीजों को ट्रीट करते समय वो इन्फेक्शन खुद ले आते हैं, अपने घर तक ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अपनी तबीयत की, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आप लोग मरीजों का, हम सब का, इस सोसाइटी का, इस समाज का ध्यान रखते हैं, जिसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, थैंक यू। और डॉक्टर रूपाली, इन्होंने विश्वजीत जी ने बात उठाई है कि मच्छरों से जो या मच्छर जनित जो बीमारियां हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मंकी पॉक्स मच्छर से नहीं फैलता है। मच्छर से जब हम बात कर रहे थे तो हम बात करते हैं
मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बुखारों की। तो अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम कोशिश करें कि हमारे आसपास कोई ऐसे मॉस्किटो ब्रीडिंग स्पेसेस ना हो, यानी कि गंदा पानी इकट्ठा ना हो जिसमें कि मॉस्किटोज ब्रीड कर सके। तो सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है। कूलर्स हैं आपके या कोई टूटे हुए पॉट्स हैं, तो इस तरह की सभी चीजों को हमें साफ रखना है। इसके अलावा अपने शरीर को ढक के रखना है, फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें अगर शाम के समय आपको निकलना है या बच्चों को निकलना है। और इसके अलावा आप घर में अगर मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं सोते समय तो ये अच्छा रहेगा। तो यही सबसे इफेक्टिव मेथड है मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस से बचने के लिए। जी बिल्कुल। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस समय जो सीजन चल रहा है तो कोविड की जो स्थिति है अगर हम देखें तो दिल्ली में भी 2000 से ज्यादा केसेस आए हैं। धीरे धीरे लोगों के अंदर इसको लेके इम्यूनिटी भी डेवलप होने लगी है। लेकिन क्या आप देखती हैं कि अभी जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर किस तरीके के सिम्टम्स हैं? तब की कोविड और अभी की कोविड में क्या फर्क आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कोविड में अगर मैं कहूँ सिम्टम्स में कुछ फर्क है तो कुछ खास फर्क नहीं है। पहले जिस तरह के सिम्टम्स थे अभी भी वही है, एक वायरल इलनेस का होना। तो देखिए, कोरोना वायरस भी एक बाकी वायरसेस की तरह एक वायरस है जो अब एंडेमिक हो चुका है। एंडेमिक था जब ये एक समय पे बहुत से कंट्रीज, बहुत से लोगों को इन्वॉल्व किया, और ये बीमारी अब कहीं जाने वाली नहीं है। इट विल स्टे विद अस। तो ये हमारे साथ रहेगी, हमारे बीच में रहेगी, यानी कि अब ये इन्फेक्शन एंडेमिक हो चुका है। तो थोड़े थोड़े समय पे थोड़े थोड़े केसेस कम ज्यादा होते रहेंगे जैसे कि बाकी बीमारियों के साथ होता है। तो हमें उसके लिए हमेशा ही सावधान रहना है और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना है। और जब तक दिशा निर्देश आते हैं तब तक हमें बूस्टर डोजेस जो भी रिक्वायर्ड है उनका सेवन करना है। जी। और इस बीच गांधीनगर से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ एक हमारे मित्र मिले जो ब्लाइंड थे। तो कार्यक्रम में उन्होंने ये बताया कि आजकल जो मंकी पॉक्स की बात चल रही है, तो पहले उनको चेचक हुई थी, चेचक की वजह से वो ब्लाइंड हो गए थे बचपन में, एजेड है। तो ये बताइए कि मंकी पॉक्स की भी ये ऐसी वो है बीमारी की, क्या आंखों पे भी ये असर डालती है क्या? जी बिल्कुल। डॉक्टर रूपाली, आंखों पे क्या मंकी पॉक्स का प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी ये कहना कि आंखों पर प्रभाव पड़ता है या नहीं मुश्किल है, बट ब्लरिंग ऑफ विजन एक सिम्टम है जो कुछ मरीजों में देखा जा सकता है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो वायरसेस है बहुत सी नसों को भी इन्वॉल्व करते हैं कभी कभी कुछ पेशेंट्स में। तो एग्जैक्टली किस पेशेंट में होगा, कब होगा, ये कहना मुश्किल है, बट ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना बिल्कुल है। और ये समय के साथ जब केसेस होंगे ये तभी पता चल पाएगा कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। जी। और हमारे एक लिसनर ये लिख रहे हैं कि चिकन पॉक्स वैक्सीन जिन लोगों को लगाई जा चुकी है वो मंकी पॉक्स से ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ये बात कितनी सही है? देखिए, जो लोग स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड थे, की वैक्सीन जिन लोगों को लगी है, जो कि बहुत समय पहले हमारे देश में दी जाती थी, तो वो लोग एक्सक्यूज मी जी, वो लोग प्रोटेक्टेड हैं। बट चिकन पॉक्स से मैं अगर कहूँ वो लोग उतने प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है, ये कहना अभी मुश्किल है। समय के साथ ही हमें इन चीजों का जवाब मिल पाएगा, बट स्मॉल पॉक्स वाले डेफिनेटली इफेक्टिव है। जी। और हम बात करते हैं जैसा कि आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव की बात हम कर रहे थे, और जिस तरह से जो एहतियाती डोज या बूस्टर डोज, जो प्रिकॉशनरी डोज या तीसरी डोज, तरह तरह के उसको नाम दिए गए। अगर हम देखें तो 18 साल से ऊपर के लोगों में ये डोज पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही है, और सरकार भी प्रयास कर रही है कि इसकी गति में, जो लगाने की गति है, उससे और तेज किया जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी कोविड का सामना जो इस वैक्सीन के जरिए कर सकें। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अब कितना ड्यूरेशन होना चाहिए दो वैक्सीन के बीच में, दो वैक्सीन लगवाने के बाद जो थर्ड वैक्सीन में कितना गैप होना चाहिए?
जो प्रिकॉशनरी डोज का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 9 मंथ्स है आफ्टर सेकेंड डोज। तो 9 महीने के बाद आपकी सेकेंड डोज के बाद ये इनिशियली जो था ये रिकमेंड किया गया था। बट अगर आपको मौका मिलता है और ये मिलता है तो अगर आप उसे 9 की जगह अगर आप 8 महीने में या 7 महीने में और अब तो डॉक्टर रूपाली तो सरकार ने इसे घटाकर 6 महीने कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को सेकेंड डोज लगे हुए 6 महीने तक हो गए हैं तो वो व्यक्ति प्रिकॉशनरी डोज लगाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, ताकि इसमें और गति आ सके और लोगों को कोविड से प्रिकॉशन मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए धन्यवाद सिद्धार्थ जी मुझे करेक्ट करने के लिए कि अब जो है सेकंड ये प्रिकॉशनरी डोज के लिए 9 नहीं 6 महीने का समय कर दिया है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो दिशा निर्देश जो हैं जो सरकार दे रही है ये समय समय के साथ बदलते रहेंगे। तो जो भी सरकार गाइडलाइंस सेट कर रही है हमें बस उसको फॉलो करना है। तो अगर इस समय आपको 6 महीने के बाद के लिए भी अगर कहा जा रहा है कि आप ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। और देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड होता है। तो जितना एविडेंस मिलेगा, जितना डोजेस लगेंगी तो एविडेंस चेंज होता रहेगा। तो इसलिए हमें जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं बस हमें उनका पालन करना है। जी, और डॉक्टर रूपाली गाजियाबाद से दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, आइए इनका सवाल लेते हैं। दिनेश जी नमस्कार। हेलो। हाँ दिनेश जी नमस्कार। सर गुड इवनिंग सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे 2 सवाल है छोटे छोटे। जी। मेरी 60 साल उम्र है तो मैं बूस्टर डोज जो क्या दोबारा बुक करवानी पड़ेगी या आधार कार्ड से ही लग जाएगी वो? जी। और दूसरा डॉक्टर रूपाली 60 साल की उम्र है तो पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए हमको बुकिंग करानी होगी या सीधे सेंटर पे जाकर ये अपनी डोज सीधा लग जाएगी, क्योंकि अब तो 18 से 60 साल के सभी लोगों को ये फ्री में दी जा रही है, तो अब वो दिक्कत नहीं होगी। पहले जरूर था कि अगर 60 साल से ऊपर है तो ही आपको लग पाती, बट आई थिंक अब आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर रूपाली आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवाओं में किस तरह का रिस्पांस है, जो 18+ की एज है उन लोगों में बूस्टर डोज को लेकर आपके अस्पताल में किस तरह का रुझान दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए यूथ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शुरुआती समय से ही कोविड-19 के अगेंस्ट इस लड़ाई में। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इवन वैक्सीन को लेके, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके यूथ हैं, बच्चे हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। जी डॉक्टर रूपाली आपको रोकना चाहेंगे, एक सवाल ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। वेद प्रकाश जी जल्दी से अपना सवाल पूछिए, बहुत कम समय है। हाँ सर, मैं दिल्ली से वेद प्रकाश बोल रहा था। जी सर, क्या मंकी पॉक्स में हमें नहाना चाहिए या नहीं? जी, नहाना चाहिए या नहीं, देखिए तरह तरह के सवाल होते हैं। डॉक्टर रूपाली क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको नहाना चाहिए या नहीं, बस साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि चिकन पॉक्स वगैरह में बहुत से लोग बोलते हैं आप नहीं नहाइए, बट ऐसा नहीं है, साफ सफाई जरूरी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बाकी लोगों को संक्रमण ना हो, तो आप सेम बाथरूम ना यूज करें अगर ऐसा पॉसिबल है, बट नहा जरूर सकते हैं आप। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर रूपाली आप 2 लाइन में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग पैनिक ना करें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जो भी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम गवर्नमेंट हमारे लिए इशू करती है, वो मंकी पॉक्स को लेके हो या कोविड को लेके हो, हमें उसमें भरोसा रखना है और उसका पालन करना है। डॉक्टर रूपाली आप कोविड-19 और स्वास्थ्य श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आप भी स्वस्थ हो जाएंगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रूपाली ने आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए, और हाँ, जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।